और यूपी मांगे उत्तर में आज उत्तर इसी बात का लेंगे कि अब हिंसा के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। ये ट्रेंड कब तक चलेगा? कानपुर हिंसा का सोशल मीडिया कनेक्शन भी सामने आया है। तमाम सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए न सिर्फ हिंसा भड़काई गई, बल्कि हिंसा के दौरान कानपुर में क्या क्या हो रहा है, कितनी जगह पत्थरबाजी हुई है, कितनी दुकानें बंद करा दी गई, इसका अपडेट भी सोशल मीडिया के जरिए ही लिया जा रहा है और दिया जा रहा है। हिंसा से पहले, हिंसा के दौरान और हिंसा के बाद भी उपद्रवी सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। शांत कानपुर को कैसे दंगाई फिर सुलगाना चाहते हैं, आपको बताएंगे। उससे पहले एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं कि कैसे कानपुर हिंसा में जो है लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जिक्र किया जा रहा है और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। दंगे की सोशल साजिश क्या है, ये आप बड़ी खबर देख रहे हैं। कानपुर हिंसा के आरोपियों पर शिकंजा कसा गया है। 40 ऐसे आरोपी जिनको अभी तक पकड़ा नहीं गया, उनके पोस्टर जारी कर दिए गए हैं और गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ कानपुर के जो है यहां पर पोस्टर चस्पा दिए गए हैं। आरोपियों की पहचान के लिए पोस्टर जारी किए गए हैं। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। कानपुर हिंसा, ये देखिए, ये एक एक कर हम आपको सारे चेहरे दिखा रहे हैं। आप भी इन चेहरों को देख लीजिए, क्योंकि कानपुर हिंसा में ये वो चेहरे हैं जो शामिल रहे थे, संदिग्ध व्यक्ति हैं। 3 जून 2022 को यतीम खाने के पास जो कुछ हुआ, ये वो 4 चेहरे हैं। हाथों में पत्थर लिए, बम लिए, लट्ठी डंडे लिए, कैसे माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। शांत कानपुर का दलाने। पहला एक चेहरा ये देख लीजिए, दूसरा चेहरा ये हम आपके सामने रख रहे हैं, ये आया है तीसरा चेहरा और ये चौथा चेहरा, हाथ में पत्थर। 5वां चेहरा, ये 6ठा चेहरा है नीली शर्ट में। 7वां चेहरा आप देखिए मोबाइल फोन पर बातचीत करते हुए। ये सभी चेहरे आप गौर से देख लीजिए। ये 40 चेहरे हम आपके सामने रख रहे हैं जो कानपुर की पुलिस की ओर से जारी किए गए हैं कि ये वो 40 चेहरे हैं जिन्होंने एक शांत कानपुर को सुलगाने की कोशिश की है। ये 40 चेहरे तो आप देख रहे हैं। एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं और उसके बाद चर्चा इसी बात पर करेंगे। दंगे की सोशल साजिश क्या है, वो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आप तक रखेंगे। आज हम आपको उस दुकान में भी लेकर चलेंगे जिस दुकान में अगर आप कानपुर पहुंचे हैं तो लस्सी पीते होंगे, लेकिन उस दुकान को लेकर भी नफरत फैलाने की कोशिश की गई है इसी सोशल मीडिया साइट के जरिए। कैसे, वो भी आपको दिखाएंगे। रिपोर्ट आप देखिए पहले। तो 40 चेहरे ये आप देख लीजिए, बहुत गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। ये वो 40 चेहरे हैं जिन्होंने कानपुर को उस दिन दिलाने की कोशिश की जब महामहिम राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। ये 40 चेहरे जिसमें छोटे बड़े बुजुर्ग सब शामिल हैं। हाथों में पत्थर लिए, कोई अपना चेहरा छुपा रहा है, कोई इधर उधर भाग रहा है, कोई पत्थर जुटाने की कोशिश कर रहा है, कोई फोन करके भीड़ जुटाने की कोशिश कर रहा है, महज इसलिए कि कहने पर दुकानें बंद नहीं की गई। लेकिन अगर दुकानें बंद नहीं की गई तो क्या इस तरीके से कानून को हाथ में लिया जाएगा? क्या इस तरीके से प्रदर्शन करने का तरीका अपनाया जाएगा? एक ऐसा शहर जहां पर दोनों ही मजहब बड़े ही प्यार से रहते हैं, जहां आरती अजान एक साथ हो जाती है, लेकिन वहां ऐसी कोशिश की गई और हयात जफर जैसे लोगों ने कोशिश की, उन पर नकेल कसी गई। लेकिन ये 40 चेहरे और हैं। एक और बड़ी खबर हम आपके सामने रखते हैं कि दंगे की साजिश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कैसे रची गई है। ये बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। बड़ी खबर आपके सामने, मास्टरमाइंड के व्हाट्सएप चैट में खुलासा हुआ है कैसे इस साजिश को रचा गया है। तो ये जफर हाशमी के मोबाइल पर 141 व्हाट्सएप ग्रुप मिले। 141 व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जहर फैलाने की कोशिश की गई। बंद के आयोजन को लेकर चैटिंग भी मिली है। जफर हाशमी, जो कि मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले में, मार्केट बंद की फोटो ग्रुप में अपलोड कर रहे थे। ये बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आपके सामने एक रिपोर्ट रखते हैं। कानपुर में अमन चैन के दुश्मन अभी भी किसी हिंसा और दंगे की फिराक में हैं और इसकी तस्दीक ये वायरल तस्वीरें कर रही हैं। हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी फिलहाल पुलिस कस्टडी में है, लेकिन उसका दंगाई गैंग अपने काम पर लगा है। मुस्लिम क्षेत्रों के कुछ नेता ये नहीं चाहते कि यहाँ शांति बनी रहे
और इसलिए कोई ना कोई ऐसा विषय छेड़ करके वो अशांति उत्पन्न करना चाहते हैं। वो विचार कर लें कि उनको व्यापार 15% लोगों के बीच में करना है कि व्यापार 85% लोगों के बीच में करना है। अगर वह इस प्रकार का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं तो इसकी प्रतिक्रिया अगर हिंदू समाज में हो गई तो उनके ही लिए लाले पड़ जाएंगे। हिंसा के बाद भी किस तरह से कानपुर में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिशें हो रही हैं, उसको समझने के लिए इन तस्वीरों को देखिए। कानपुर में उपद्रवी सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ अपील कर रहे हैं। दंगाई मानसिकता वाले इन उपद्रवियों का कहना है कि विशेष समुदाय के लोग हिंदुओं की दुकानों का बायकॉट करें। सोशल मीडिया के जरिए हिंदू दुकानदारों से खरीदारी नहीं करने की अपील की जा रही है। जिस जिस दुकान का बायकॉट करना है उस दुकान का नाम भी सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। फिर वो ये भी ध्यान रखें कि वो भी जो व्यापार करते हैं और लोग भी वहां से कुछ ना खरीदें। तो अगर 85% समाज ने तय कर लिया कि हमको इस वर्ग से कुछ नहीं खरीदना है तो उनको वो भूखे मर जाएंगे। उनको पता चल जाएगा, उनको उनकी हैसियत पता चल जाएगी। इसलिए उनके नेतृत्व को यह चाहिए कि इस प्रकार की चीजों को विराम दे। यानी उपद्रवी अब सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं। उधर पूछताछ में हयात जफर ने अपना मुंह खोला है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस पूछताछ में मुख्य साजिशकर्ता हयात जफर ने कहा है कि देश को संदेश देने के लिए जानबूझकर बवाल किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि आप अगर कोई प्रदर्शन करना चाहते हैं उस पर आप जो है इस तरीके का रास्ता अपनाएंगे। व्यापारियों में कोई धर्म नहीं होता है, आप किसी भी व्यापारी से जाकर कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन 4 से 5 दुकानें लिस्ट की गई, इन व्हाट्सएप ग्रुप में उन दुकानों के नाम शेयर की गए और लिखा गया इनको बॉयकॉट कीजिए। और ऐसे में यह कहा गया कि हिंदुओं की दुकानें हैं, बंद नहीं की गई, बॉयकॉट कर दीजिए। आज हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे चर्चा हम करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जब हमारे साथ में मुस्लिम धर्मगुरु जुड़ेंगे मौलाना शहाबुद्दीन साहब, कि कैसे जो है ये पूरी साजिश को रचा गया और ये कितना सही है। हम अब आपको ये बताते हैं कि आखिर ये पूरी साजिश जो रची गई इसको लेकर जो जांच की जा रही थी वो जांच कहां तक पहुंची है हम आपके सामने रखते हैं कि ये कानपुर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो अभी तक पुलिस के हाथ क्या क्या सबूत लगे हैं, यहां पर हम आपके सामने कुछ साक्ष्य रखते हैं। हयात के फोन में 141 व्हाट्सएप ग्रुप मिलते हैं। इसी के साथ में बंद के दौरान व्हाट्सएप ग्रुप में चैटिंग लगातार हुई है और इसी के जरिए आह्वान किया गया है। बाजार बंद की तस्वीरें ग्रुप में लगातार शेयर की जा रही थी, अपलोड की जा रही थी। 3 जून को कई दूसरे इलाकों से भी दंगाई आए थे। हाथ से बनाए गए कई देसी बमों का इस्तेमाल इस साजिश में किया गया। 3 जून को हरा कपड़ा लहराते ही पथराव की शुरू किया गया है और अब तक करीब 70 उपद्रवियों को, माफ कीजिएगा, पहचान लिया गया और इसमें से 40 उपद्रवियों के पोस्टर जो हैं चस्पा दिए गए हैं। तो ये हम आपके सामने इस केस से जुड़ी ये रख रहे हैं कि आखिर इस केस से जुड़े जो तार हैं वो कहां तक पहुंचे हैं, पुलिस की जो देख रहे हैं कि तफ्तीश है वो कहां तक पहुंची है। इसी बीच हम आपको सीधे वाराणसी लिए चलते हैं क्योंकि आज वलीउल्लाह को लेकर भी बड़ा फैसला दिया गया। सजाए मौत का ऐलान कर दिया गया वलीउल्लाह के लिए। जिस तरीके से 2006 में दशाश्वमेध घाट को दहलाने की कोशिश की गई थी। हम सीधे वाराणसी चलेंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और इसी के साथ में सबसे पहले कानपुर चलते हैं। कानपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं विशाल रघुवंशी और उस दुकान से जुड़ रहे हैं जिसे बॉयकॉट करने का लिए इस व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया गया था। कानपुर का रुख करते हैं। सबसे पहले विशाल, अपडेट दीजिए, जो दुकानदार आपके साथ मौजूद है बातचीत करने की कोशिश कीजिए क्योंकि इन दुकानों के नाम लगातार व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए गए, इनको बॉयकॉट किया जाए। ठीक है, विशाल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कुछ और खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जुड़ गए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु। स्वागत है आपका चक्रपाणी। बिल्कुल, देखिए अब आजमगढ़ का उपचुनाव है और रामपुर का उपचुनाव है तो यकीन मानिए सपना, ये कानपुर की हिंसा का घटना ये इन चुनावों में भी देखने को मिलेगी, उपचुनाव में भी देखने को मिलेगी। और देखिए मेरे साथ बीजेपी के भी नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बीएसपी के नेता भी हैं और आम लोग भी हैं। हम उनसे जल्दी से जान लेते हैं कि यहाँ कानपुर हिंसा को लेकर क्या कहते हैं लोग। सर, अभी कानपुर में एक बात सामने आई, एक मुसलमानों की तरफ से फरमान जारी किया गया, हिंदू दुकानों को बायकॉट कर दीजिए, इनसे सामान मत खरीदिए। और आप लोग आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी इसमें शामिल थी। आप कैसे देखते हैं इसको? स्वाभाविक तौर से उस घटना में समाजवादी पार्टी का साजिश था
और जिसके कारण मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं पूरे उत्तर प्रदेश में तो योगी कानून तो आपका है ना सर, योगी सरकार है और इस सरकार में कोई भी गुंडागर्दी करेगा तो उसके साथ सख्त कार्रवाई होगी। और कानपुर की घटना में आप देख रहे होंगे कि कार्रवाई प्रारंभ हो गई है और उस घटना से आजमगढ़ का कोई लेना देना नहीं, न इस चुनाव पे कोई असर पड़ने वाला। ठीक है सर, ये कह रहे समाजवादी पार्टी का हाथ था उस घटना में। पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं कि वो घटना हुई क्यों, इस पे सोचने वाली बात है कि घटना इनके नेताओं ने कराई, उस नेता को इन्होंने सस्पेंड कर दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी मांग करती है कि उस नेता को जिसको इन्होंने सस्पेंड किया उसका तो स्वागत करती है, लेकिन मांग यह भी करती है कि सस्पेंशन काम नहीं चलेगा, उसका उपयुक्त संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए उस नेता के। तो आप पर ही आरोप लगा रहे सर, ये गलत आरोप लगा रहे हैं, आपको पता है। और मीडिया में ही मैंने देखा है कि एक सप्ताह पहले से इसको समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा पूरा षड्यंत्र रचा गया था और षड्यंत्र के तहत उन्होंने ये योजना चलाई थी पूरे प्रदेश का अमन चैन ये कह रहे साइकिल वालों ने साजिश। सरकार का फेल्योर मैनेजमेंट है, इनका एलआईयू कहाँ था, होता तो सख्त कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। इनकी सीआईडी कहाँ थी, जब घटना हो गई पूरा कानपुर जल गया तब कार्रवाई का क्या मतलब। बीएसपी माननीय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के समय कानपुर का जो दौरा हुआ, उस दौरे में घटना घटी, उसमें खुफिया तंत्र कहाँ था, पुलिस कहाँ थी। इसका मतलब उत्तर प्रदेश सरकार जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के दौरा के दौरान अगर ये व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है तो आम आदमी की व्यवस्था कैसे। सर आप कहते हैं बुलडोजर से लोग डर रहे, कहाँ डर रहे हैं सर, पत्थरबाजी हो रही है। कोई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता, संवैधानिक दायित्व है। और मैं आपसे पहले भी कहा था कि ये एक सप्ताह पहले से षड्यंत्र था समाजवादी पार्टी का और षड्यंत्र का प्रतीक तो आप पर सरकार उस दायित्व को निर्वहन करने में फेल हो गई। राष्ट्रपति और राज्यपाल और प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कानपुर की घटना को आप कैसे देख रहे हैं भैया आजमगढ़ के? कानपुर की घटना को हम सीधे ठीक है, जयप्रकाश आएंगे आपके पास में, हम लोग भी आपके साथ हैं और जैसा समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं उसको लेकर भी जवाब भी मांगेंगे। हमारे साथ में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जुड़े हुए हैं। मौलाना साहब ये बताइए, लोकतंत्र प्रदर्शन करने की इजाजत सबको देता है, लेकिन ये कौन कहता है कि बॉयकॉट कर दीजिए? सर व्यापारी का सम्मान करेगा या नहीं करेगा, या वहां पर भी देखा जाएगा कि हिंदू व्यापारी इसका बॉयकॉट कर दीजिए? कितना सही है ये? देखिए, कानपुर की घटना जो वाकया हुआ, हादसा हुआ, ये फिरका वाराना फसाद हुआ, ये मजम्मत के लायक है और ये बड़ी अफसोसनाक घटना है। और सबसे बड़ी जो तकलीफ की बाइस है, तकलीफ की जो बात है वो ये है कि कुछ दुकानों का बायकाट करना, यानी हिंदुओं की दुकानों का बायकाट करना, ये तकलीफ की बात है। मैं इसकी मुखालफत करता हूं और इस सोच की मुखालफत करता हूं जो इस तरीके से सोच रखते हैं कि हिंदुओं की दुकानों को बायकाट करें, उससे माल न खरीदें। अगर ये परंपरा बढ़ जाएगी तो इसमें सीधे सीधे जो नुकसान है उसको नुकसान मुसलमानों का होगा, क्योंकि मुसलमान कम तादाद में हैं और हिंदू बड़ी तादाद में हैं, तो नुकसान तो मुसलमानों का होगा। तो ये समझदारी नहीं है, ये निहायती हिंदू मुसलमान के दायरे से बाहर निकल कर देखिए ना आप लोग। ये हिंदू मुसलमान के दायरे में क्यों फंस जाते हैं आप लोग? हिंदू मुसलमान के दायरे में क्यों फंसते हैं? और बॉयकॉट की बात करें तो हाशमी जैसे लोगों का भी बॉयकॉट कीजिए, जो ऐसे 141 व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, ऐसा जहर फैलाने का काम करते हैं, वो ठीक है? बिल्कुल ऐसे लोगों का बायकाट होना चाहिए। जो लोग शरपसंदी कर रहे हैं, जो फिरका वाराना फसादात में हिस्सा लेते हैं, जो उपद्रव मचा रहे हैं, ऐसे लोगों का जरूर बायकाट होना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। किसी तरीके से कोई जो है वो हिचक महसूस नहीं होना चाहिए। और जो लोग हाथों में पत्थर लिए हुए हैं, लाठी लिए हुए हैं, डंडा लिए हुए हैं या किसी भी तरीके से असलहा लिए हुए हैं, तो इनको चिन्हित करके इनको जरूर अपने किरदार तक पहुंचाना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं जैसे आपके शब्द हैं वैसे ही एक्शन भी हो। हमारे साथ में मोहम्मद अतीक साहब भी जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं और इसी के साथ में हमारे साथ में बाकी भी गेस्ट जो जुड़े हैं उनका भी रुख करेंगे। अतीक साहब अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा जवाब दीजिएगा, ऐसी चीजें कहां तक ठीक हैं कि आप ये कहेंगे ये दुकानें हैं, हिंदुओं की दुकानें हैं, फिर देखिएगा अगर यही हिंदू करेगा तो फिर मुसलमान ये ना कहे कि हम लोग खतरे में आ गए हैं, हमारा इस्लाम खतरे में आ गया है। और ये कितना सही है सर, ये भी बताइएगा। देखिए पहले तो मैं बताता चलूं कि मेरा नाम जरा चेंज कर दें, शोएब सिद्दीकी नाम है मेरा। माफी चाहते हैं सर, शोएब सिद्दीकी। और जो आपने बात कही है जी। देखिए ये जो हालात पैदा हुए 3 तारीख के,
इसके मैं मुखालफत कर चुका हूं, बराबर कर रहा हूं, करता रहूंगा। और जहां तक आपने भी बात कही है कि लोग कह रहे हैं कि हिंदू दुकानों से सामान ना लो, तो ये सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक दीवार बीच में खड़ी हो जाएगी और जो पाटने में बहुत वक्त लगेगा। मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि निष्पक्ष जांच की जाए, और खासकर जैसे अभी पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाया है कि निपुर शर्मा जो हैं और नवी जिंदल साहब को जो पार्टी ने बाहर किया है, ये बहुत अच्छा कदम था, जिससे कि ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। और जैसा कि आपने कहा कि व्हाट्सएप पर चैट चल रही है, तो जाहिर सी बात है पुलिस एक्टिव है और एक्शन ले रही है। और मोहम्मद साहब पर जो टिप्पणी निपुर जी ने की थी वो सरासर गलत थी, और उन्होंने इसकी मजम्मत भी की, और उन्होंने बचने का एक दायरा ये रखा कि मैंने कहा कुछ था, उसको दिखाया कुछ गया, लेकिन ये गलत है। मेरा हर समुदाय के लोगों से, हर पार्टी के प्रवक्ता वक्ता से गुजारिश है कि किसी के धर्म के बारे में आप बहुत ज्यादा ना बोले। अगर नागरिक जाओ शांति से प्रदर्शन करता तब भी कार्रवाई होती, तब आप लोग नहीं ये बात कह सकते थे। ये 40 लोगों के तो चेहरे सामने है, बहुत कुछ दिखाते हैं, आप देख रहे होंगे 40 चेहरे। ये इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? क्यों ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते हैं? और एक बात बताइएगा, आप लोग लकीर क्यों नहीं खींचते कि हर रोज कोई हाशमी जैसा व्यक्ति आता है जो ऐसे 141 ग्रुप बनाता है, जहर फैलाने की कोशिश करता है? एक लकीर खींचिए सर, टीवी डिबेट्स में बैठकर नहीं, ग्राउंड जीरो पर वो लकीर खींचिए। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आपने बिल्कुल सही कहा। चंद लोग की वजह से आम हिंदुस्तानी परेशान होता है, और लकीर खींचने की जरूरत है। और जिन लोगों ने नहीं खींचा, मेरी गुजारिश है कि बयानबाजी ना करके आप जमीन पर आएं, और आपको एहतिजाज, आप लोकतंत्र में रहते हैं और आपको अपने एहतिजाज करने का राइट संविधान ने दिया है। आपको अगर कोई बात थी तो आप विज्ञापन डीएम को पहुंचाकर अपनी बात कह सकते थे। ठीक है, इस तरह की घटना नहीं करनी चाहिए थी। चक्रपाणी महाराज भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु है। महाराज जी, आप सुन रहे होंगे, सबकी बातों को आपने सुना, लेकिन ये लगातार कहा जा रहा है कि ये उकसावे की राजनीति जो की जाती है, जो हर मस्जिद को मंदिर बनाने की बात कही जाती है, या जो कुछ लोग आते हैं जो एक टारगेट करते हैं, इसलिए और ये चीजें सामने आती है। नहीं सपना जी, हर मस्जिद को मंदिर बनाने के लिए कोई नहीं कहता। राम मंदिर की बात हुई तो राम मंदिर का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया, एक लंबी लड़ाई चली। ज्ञानवापी की बात थी, उसकी भी काफी समय से केस चल रहा था और माननीय कोर्ट ने उसका निरीक्षण कराया, बल्कि विरोध वहां पे उपद्रवियों ने किया जब माननीय कोर्ट का जो टीम वहां गई। तो और मथुरा का भी जो है लीगल लड़ाई, तो लीगल होता है। कोई भी आप नहीं देखेंगे कि हिंदू या सनातनी ऐसे ही किसी मस्जिद में घुसेगा। क्यों घुसेगा? बिल्कुल गलत बात है, घुसना भी नहीं चाहिए और घुसेगा भी नहीं। तो जहां पे जो हमारे साक्ष्य है, प्रमाण है, तो लीगल कार्य करेंगे। दूसरी बात देखो, मौलाना साहब बैठे हैं या स्वयं सिद्दीकी साहब बैठे हैं, आप देखो ये लोग बैठे हैं, आप ये अभी जिस प्रकार से विरोध इन लोगों ने किया, और जो दूसरे कानपुर में जो हिंसा हुई, आप देखिए कि जब ये इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी वहां गए हुए हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी वहां पे हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, और उस दौरान पीएफआई के संरक्षण में जिस प्रकार से किया गया, इसको क्या कहा जाए? ये तो देश को बदनाम करने वाला था ना, और ये जानबूझ करके किया गया। अभी तो एक तो कटुता पैदा की जा रही है कि जी हिंदुओं के यहाँ से सामान मत लो, लेकिन दूसरी आपने देश को दांव पे लगा दिया। आप जानते थे, ये उपद्रवी करने वाले इस बात को जानते थे कि हम उपद्रव करेंगे तो ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जाएगा और देश बदनाम होगा। तो आखिर आप जिस पेड़ पे बैठे हो उसी को काट रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं ये राष्ट्र विरोधी भावना है, और इस तरह की भावना को जो पीएफआई जो आग लगाने का काम कर रही है, युवाओं को भड़काने का काम कर रही है। जवाब दीजिए, फिर विनोद बंसल साहब का रुख करती हूँ। अतीक साहब जवाब दीजिए। लोग हैं चक्रपाणी महाराज के खिलाफ, जिसके खिलाफ सिद्दीकी साहब या मौलाना साहब को इनके खिलाफ भी फतवा देना चाहिए। चाहे सुदीन वैसी भड़काऊ भाषण देते हैं, शिवलिंग के खिलाफ वो बोलते हैं जी फवारा है, और अनेक प्रकार की चीजें। तो कह रहा हूं कि ये घटना गलत है, ये घटना गलत। मैं तो पहले कह रहा था, मैं तो आपसे बात कह चुका हूं कि ये घटना गलत है, और जिन लोगों ने साजिश रची है, जाहिर सी बात है उस पर एक्शन लेना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, वो बात नहीं है। आपने जो कहा, जैसे भी आपने एक बात कही कि हिंदू का सामान ना लो, ये आपने किससे सुना? हमें आप वजाहत कर दें किससे सुना?
अगर ये बात आती भी है तो उसमें जो कम समुदाय के लोग उनको भी परेशानी होगी। सर वो पोस्ट भी हम आपको दिखा देंगे। आप कह रहे हैं कि ये बात आई कहां से, तो सोशल मीडिया साइट पर लगातार वो पोस्ट जो है किया जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो गलत है, बिल्कुल गलत है, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। बिल्कुल गलत है, जिसने भी ये किया है वो गलत है और सर ये भी है, जबरदस्ती आप किसी की दुकानें बंद करा सकते हैं। ये बताइए, गलत तो ये भी है कि जबरदस्ती किसी की दुकानें बंद करा सकते हैं। बिल्कुल नहीं करा सकते, बिल्कुल नहीं करा सकते। क्यों किया गया? ठीक है, लौट रही हूं मैं आपके पास में। विनोद बंसल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीएचपी के प्रवक्ता हैं। बंसल साहब, ये जो चीजें हम देख रहे हैं, ये तमाम चीजें कहा जाता है कि राजनीति से प्रेरित हैं। बीजेपी की सरकार है, वीएचपी के कई नेता हैं जो भड़काऊ भाषण देते हैं। नुपुर शर्मा को तो फिलहाल जो है 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया, लेकिन ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो जानबूझकर ऐसी बातें कहते हैं और जानबूझकर फिर ये चीजें होती हैं। सपना जी, 2 बातें बड़ी महत्व की हैं। अगर किसी के कहने पर अगर आप दंगाई बन जाओगे और किसी के कुछ भी बात कहने पर आप जो हिंसक बन जाओगे, मानवता और पशुता में अंतर नहीं समझोगे, तो इसका मतलब आप भारतीय रहने लायक नहीं है। सपना जी, इस बात को बड़ा अच्छी तरह समझना पड़ेगा हमें कि एक तरफ वो मौलाना जो बूंदी के कलेक्ट्रेट के अंदर सीधा सीधा सर तन से जुदा करने की बात करता है और राजस्थान सरकार मूक दर्शक बनी रहती है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, यहाँ कानपुर में दंगाई मस्जिद के अंदर प्लानिंग करते हैं, बाकायदा साजिश पूर्वक और पत्थर लेकर के वहां से निकलते हैं और अचानक हिंसक हो जाते हैं। आप देखिए कि हिंसा और आगजनी से क्या आपके नबी खुश हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता। देखिए, कोई भी जो रिलीजन है, वो आज दुनिया का कोई भी रिलीजन इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि हिंसा एक अच्छा रास्ता है। लेकिन मैं कहता हूं दूसरी बात एक और भी है कि जब कानून सबके लिए है तो बराबर होना चाहिए। आपकी भी आस्था, अगर आपकी आस्था नेताओं को बड़े सदके बयान देने चाहिए। आप इतने ऐसे पद पर बैठे होते हैं कि कोई भी आकर कुछ भी कहता है कि इस यात्रा में मुस्लिम का जाना बंद कर दीजिए, कि इस यात्रा में यहाँ इसका जाना बंद कर दीजिए। मैं किसके लिए कह रही हूँ आप अच्छी भली बातें समझ गए होंगे। या नुपुर शर्मा जैसे प्रवक्ता लगातार ये बात कहते हैं, ये गलत नहीं है। आप जानते हैं कि आप ऐसे देश में रहते हैं ना, 2 धर्म समुदाय ऐसे रहते हैं, आप तब भी ऐसी बातें बोलते हैं। नेताओं को भी तो अपनी बात पर थोड़ा सा लगाम रखना पड़ेगा ना सर। सपना जी, मुझे जरा समय दीजिए। देखिए, 2 बातें बड़ी महत्व की हैं। जहां तक नूपुर का सवाल है, जहां तक मैंने जो सुना है, नूपुर ने जो टीवी डिबेट में जो कहा था, बाकायदा कुरान को या हदीस को कोट करके कहा था, रेफरेंस देके कहा था, है ना। अगर वो गलत है तो इनको क्लैरिफाई करना चाहिए कि भाई कुरान में हदीस में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। कम से कम जनता को पता तो लगे। ये देश जो है सत्य के लिए जाना जाता है, डिस्कोर्स के लिए जाना जाता है, हम विचार के लिए जाने जाते हैं, हिंसा के लिए नहीं जाने जाते। भारत वो देश नहीं है जो सीरिया की तरह, टर्की की तरह, पाकिस्तान की तरह, अफगानिस्तान की तरह, बांग्लादेश की तरह हिंसक हो जाए और जो हमारे विचार को नहीं मानता उसको उठा करके तो कोई भी आकर कुछ भी कहेगा और उसके बाद में ये तमाम चीजें होंगी तो डिसाइड तो कोई करेगा ना सर। अपनी गंभीरता हर किसी को समझनी पड़ेगी। लौट रही हूं मैं आपके पास में। मुस्लिम धर्मगुरु को जवाब देना चाहते हैं सर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हम आपको उस दुकान पर भी ले चलेंगे। हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी जुड़ेंगे जिस दुकान को बॉयकॉट करने की पूरी बात हुई। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। कानपुर में अमन चैन के दुश्मन अभी भी किसी हिंसा और दंगे की फिराक में हैं और इसकी तस्दीक ये वायरल तस्वीरें कर रही हैं। हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी फिलहाल पुलिस कस्टडी में है, लेकिन उसका दंगाई गैंग अपने काम पर लगा है। मुस्लिम क्षेत्रों के कुछ नेता ये नहीं चाहते कि यहाँ शांति बनी रहे
और इसलिए कोई ना कोई ऐसा विषय छेड़ करके वो अशांति उत्पन्न करना चाहते हैं। वो विचार कर लें कि उनको व्यापार 15% लोगों के बीच में करना है कि व्यापार 85% लोगों के बीच में करना है। अगर वह इस प्रकार का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं तो इसकी प्रतिक्रिया अगर हिंदू समाज में हो गई तो उनके ही लिए लाले पड़ जाएंगे। हिंसा के बाद भी किस तरह से कानपुर में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिशें हो रही हैं, उसको समझने के लिए इन तस्वीरों को देखिए। कानपुर में उपद्रवी सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ अपील कर रहे हैं। दंगाई मानसिकता वाले इन उपद्रवियों का कहना है कि विशेष समुदाय के लोग हिंदुओं की दुकानों का बायकॉट करें। सोशल मीडिया के जरिए हिंदू दुकानदारों से खरीदारी नहीं करने की अपील की जा रही है। जिस जिस दुकान का बायकॉट करना है उस दुकान का नाम भी सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। फिर वो ये भी ध्यान रखें कि वो भी जो व्यापार करते हैं और लोग भी वहां से कुछ ना खरीदें। तो अगर 85% समाज ने तय कर लिया कि हमको इस वर्ग से कुछ नहीं खरीदना है तो उनको वो भूखे मर जाएंगे। उनको पता चल जाएगा, उनको उनकी हैसियत पता चल जाएगी। इसलिए उनके नेतृत्व को यह चाहिए कि इस प्रकार की चीजों को विराम दे। यानी उपद्रवी अब सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं। उधर पूछताछ में हयात जफर ने अपना मुंह खोला है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस पूछताछ में मुख्य साजिशकर्ता हयात जफर ने कहा है कि देश को संदेश देने के लिए जानबूझकर बवाल किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कानपुर में अमन चैन के दुश्मन अभी भी किसी हिंसा और दंगे की फिराक में हैं और इसकी तस्दीक ये वायरल तस्वीरें कर रही हैं। हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी फिलहाल पुलिस कस्टडी में है, लेकिन उसका दंगाई गैंग अपने काम पर लगा है। मुस्लिम क्षेत्रों के कुछ नेता ये नहीं चाहते कि यहाँ शांति बनी रहे और इसलिए कोई ना कोई ऐसा विषय छेड़ करके वो अशांति उत्पन्न करना चाहते हैं। वो विचार कर लें कि उनको व्यापार 15% प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। प्रायोजक पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। फॉर कंप्लीट रेंज ऑफ स्पोर्ट्स शूज, थिंक स्पोर्ट्स, थिंक सेगा। गर्मी को करो हवा हवाई आइसन कूलर के साथ। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, मेनी वर्ल्ड्स वन स्टेज। और फूरा फिंगरप्रिंट पैडलॉक्स, मॉडर्न और निडर भारत की पहचान फूरा लॉक्स। वाराणसी ब्लास्ट के दोषी वलीउल्लाह को फांसी की सजा का ऐलान। 2006 में हुए ब्लास्ट में 16 लोगों की गई थी जान। कानपुर के बेकनगंज हिंसा मामले में पुलिस ने 40 संदिग्ध दंगाइयों के जारी किए पोस्टर। लोगों से उपद्रवियों के बारे में सूचना देने की अपील की। जानकारी देने के लिए मोबाइल नंबर भी जारी किया गया। कानपुर हिंसा की जांच के लिए एसआईटी की 4 टीमों का गठन। मुकदमों से लेकर सीसीटीवी की जांच के लिए बनाई गई टीमें।
रामपुर में सपा प्रत्याशी पर सस्पेंस हुआ खत्म। आसिम राजा को मिला टिकट। आजम खान ने किया ऐलान। कलेक्ट्रेट ऑफिस जाकर किया नामांकन। बीजेपी की ओर से घनश्याम लोधी ने भरा पर्चा। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार निरहुआ ने भरा पर्चा। सपा की ओर से धर्मेंद्र यादव ने किया नामांकन। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट जारी। हाई स्कूल में 74.44% तो इंटरमीडिएट में 82% छात्र पास। 10 में टिहरी के मुकुल सिलसवाल टॉप, तो 12वीं में हरिद्वार की दिया राजपूत को 97% मार्क्स। प्रस्तुतकर्ता मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिस तरीके से कानपुर हिंसा से सोशल मीडिया कनेक्शन सामने आया उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, 7 और आरोपी जेल भेज दिए गए हैं। कोर्ट में पेशी के बाद इन्हें जेल भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर कानपुर हिंसा से जुड़ी आप देख रहे हैं। जफर समेत 4 आरोपी जहां पर परसों भेजे गए, वहीं आज भी 7 और आरोपी कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिए गए हैं। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हिंदू धर्म गुरु चक्रपाणी साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। चक्रपाणी जी, ये पूरी तस्वीर जो हम देख रहे हैं, लगातार आरोप लग रहा है कि ये जानबूझकर इसलिए ऐसा किया जा रहा है कि मौजूदा सरकार किसकी है, जानबूझकर एक धर्म की ओर से दूसरे धर्म को उकसाने की कोशिश की जाती है। देखिए जी, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात पीएफआई जो जानबूझ करके देश को बदनाम करने का साजिश करने का बार बार षड्यंत्र कर रही है, वो किस प्रकार से नूपुर तो एकमात्र बहाना थी और मूल विषय इनको देश को दहलाना था। और अभी क्या क्या मंसूबे थे ये मुझे समझ से परे है, क्योंकि वहां पे देश के सर्वोच्च पद पे महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी वहां पे है, और उस दौरान ये किए जाना ये समझा जा सकता है कितनी गंभीर चीजें थी। ये तो वहां पे लोगों को, जो उपद्रवियों को मोहरा बना के किया। दूसरी बात देखिए कि कहीं ना कहीं सादात जो है कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, और कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि पीएफआई की जो अब भाषा है वो कांग्रेस की भाषा बराबर है। जैसे पहले वीर सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी जी और कांग्रेस टिप्पणी करती रहती है, आपत्तिजनक शब्द बोलते रहते हैं, उसी प्रकार पीएफआई ने भी अभी वीर सावरकर जी के जन्मदिन पे जहर उगलने का काम किया, उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। दूसरी बात, यहाँ कानपुर में आप देखिए पीएफआई का एंगल आ रहा है। कह रहे हैं कि हर धर्म, हर जो भी कोई हिंसा हो रही है उसमें पीएफआई कनेक्शन सामने आता है, और मुस्लिम धर्मगुरु इस तरीके से पैरवी करने के लिए सामने आते हैं। हाँ, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे बड़ी बात कि कहां तक इन उपद्रवियों के खिलाफ मौलानाओं को या जो भी मुस्लिम जो बड़े संस्थान हैं उनको फतवा जारी करने चाहिए। तो आज तक एक भी उपद्रवियों के खिलाफ फतवा जारी किसी लड़की के खिलाफ फतवा जारी करने में देरी नहीं होती है, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ भी फतवा जारी कर दीजिए जो हिंदू धर्म गुरु कह रहे हैं। जवाब दीजिए जल्दी से। सलमान खान गणेश जी की आरती कर देंगे तो फतवा जारी हो जाएगा। कोई देवी देवता की पूजा कर देगा कोई मुस्लिम महंत तो फतवा जारी हो जाएगा। लेकिन इन उपद्रवियों के खिलाफ क्यों नहीं फतवा जारी होता? जवाब दीजिए मौलाना साहब और सोयब सिद्दीकी साहब बताइए आप हमें। जवाब पहले ये खामोश हो जाए तो मैं जवाब। खामोश हो गए आप, जवाब दीजिए। देखिए, फतवे की जहाँ तक बात है, देखिए शाहबुद्दीन साहब जवाब देने उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास में। कि फतवा हमने जारी किया था, फतवा हमने दिया है हाफिज सईद के खिलाफ भी है कि हमने फतवा किया है। पीएफआई की बात कर रहे हैं तो पीएफआई के खिलाफ भी हमने फतवा किया है। जो लोग भी गलत काम कर रहे हैं या दहशतगर्दी का काम कर रहे हैं तो हमने के खिलाफ फतवा जारी करेंगे। अगर नेट पे सर्च करेंगे तो बिल्कुल जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ हम फतवा जारी हमने किया है और करेंगे भी। आइंदा भी हम काम करेंगे फतवा देने का। हम हमेशा मुल्क के साथ में हैं, हम अपनी कौम के साथ में हैं। नहीं, बिल्कुल मुल्क के साथ होना भी चाहिए। गलत काम करने वालों की मुखालफत करते हैं और हम फतवा जरा। और अगर फतवा हमारा देखना है तो नेट पे सर्च करिए, हाफिज सईद के खिलाफ भी हमने फतवा जारी किया है। नहीं, हाफिज सईद तो छोड़िए, उसको पाकिस्तान में निपटेगा, वो तो पाकिस्तान
नहीं किया है। और जरा सुन लीजिए, लेकिन जो भारत के लोग हैं, भारत में जो उपद्रवी है उनके खिलाफ मौलाना साहब फतवा जो जारी कर रहे हैं उसको तो दिखाइए ना। सिर्फ बात करने से मौलाना साहब नहीं होगा। ये देश के दुश्मन लोग हैं, ये देश आपका भी है, हमारा भी है, हम सबका देश है, इसलिए हम सबको बचाना एक क्षमता है। ठीक है मौलाना साहब, जो फतवा जारी किया वो ले भी आते। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और भी मेहमान है उनका भी रुख कर लें। फतवा जारी किया शाहबुद्दीन साहब, ले भी आते। शाहबुद्दीन साहब यही दिक्कत है, कहना क्यों पड़ता है, उससे पहले ही फतवा जारी कर दीजिए। लेकिन कोई लड़की अगर गणेश जी की पूजा करे तो फतवा जारी करने के लिए नहीं कहना पड़ता है आप लोगों को, अब बड़ी जल्दी फतवा जारी करते हैं। लौट रहे हैं आपके पास, विनोद बंसल हमारे साथ में बने हुए हैं। विनोद जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप बात बता रहे थे। ये देश हम सबका है मौलाना साहब, आपका भी है, हमारा भी है। ये सुन लीजिए, और लोग भी चर्चा में हैं, फतवा बहुत जल्दी जारी करते हैं आप, हमें पता है। लौट रही हो आपके पास में, विनोद बंसल साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ऐसा है नहीं शोएब जी, आ रही हूँ आपके पास में, बहुत देर से हमारे साथ में चर्चा में विनोद जी भी जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले वो अपनी बात रख रहे थे लेकिन अधूरी रह गई थी। विनोद जी पूरा कीजिए। जी सपना जी धन्यवाद। मैं 2-3 बातें कर रहा हूँ। देखिए आज समय आ गया है कि जिस तरह से इस्लामिक जिहादी गतिविधियां निरंकुश तरीके से चल रही हैं, उस पर अंकुश लगाने के लिए 2 बातें बहुत आवश्यक है। एक तो ये कि देश के अंदर जितने भी मस्जिदें मदरसे हैं या जो तथाकथित संवेदनशील क्षेत्र जिसको बोलते हैं, उन सारी जगह पर एक हाई रेजोल्यूशन के कैमरे, वीडियो कैमरे लगने चाहिए, जिसका कमांड एंड ऑपरेशन जो है ना वहाँ लोकल पुलिस स्टेशन होना चाहिए, जिससे कम से कम ये गतिविधि का पता लगे आखिरकार कि मस्जिद के अंदर हुआ क्या, आखिरकार क्या कारण थे। मतलब आप कह रहे हैं कि सारी साजिशें मस्जिद के अंदर बैठकर रची जाती हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये रची है ना, इसमें तो क्लियर है, ये तो क्लियर है। मैं बीच में नहीं बोल सकता सपना जी, मैं बीच में नहीं बोल सकता। शाहबुद्दीन साहब सुन भी लीजिए फिर जवाब दीजिए। शोएब जी आपने सुन लिया होगा, जवाब दे दीजिए। शोएब जी जवाब दे दीजिए। उनका ये कहना है कि अधिकतर ऐसी घटनाएं देखी गई है जिसमें मस्जिदों में बैठकर ही ऐसी चीजें हुई हैं। सपना जी मेरी बात पूरी नहीं हुई, प्लीज मुझे जरा मौका देंगे चीज से। हाँ सपना जी मुझे जरा मौका देंगे, बोल लीजिए। विनोद जी जल्दी से पूरा कीजिए। देखिए सपना जी मुझे पूरा कीजिए, जल्दी से पूरा कीजिए, जल्दी से पूरा कीजिए। देखिए मैं कह रहा हूं कि देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, देश के अंदर लगभग 70% जो हमले हुए हैं, हिंदुओं पर हमले हुए हैं, दंगों की बात हो, वो वहां पर मस्जिद से निकलते के साथ ही पत्थर फेंकने लग जाते हैं। हम मंदिर से निकलते हैं तो श्रद्धावान होकर के प्रसाद बांटते हुए निकलते हैं, ये जब मस्जिद से निकलते हैं तो पता नहीं कि पत्थरबाजी क्यों हो जाते हैं। कश्मीर के अंदर जितनी भी आतंकवादी घटनाएं घटी हैं, जितनी भी अलगाववादी घटना घटी हैं, जितने हिंदुओं पर आक्रमण हुए हैं, वो मस्जिद से निकलते के साथ ही होते हैं। क्यों होते हैं भाई? इसीलिए जरूरी है। शोएब जी जवाब दीजिए, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, बड़ी जिम्मेदारी बनती है इस पर। ठीक है विनोद जी, आपने बोल लिया, आप शोएब जी को जवाब देने दीजिए। हाँ शोएब जी जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूँ, सुनिए तो, अरे सुनिए तो, सुनिए। देखिए ऐसा है, अरे सुन ले विनोद साहब सुन लें, बड़े भाई हमारे हैं। देखिए ऐसा है, मस्जिद जो है एक इबादत की जगह है, इबादत की जगह, वहाँ इबादत होती है, मंदिर है, वहाँ पूजा होती है। ये आप इल्जाम गलत लगा रहे हैं कि मस्जिद से में ये प्लानिंग की जाती है। हर मजहब में, हर जात में कुछ चंद लोग होते हैं जिनका खामियाजा पूरा मुल्क भुगतता है। तो और हमारे, देखिए सुनिए सर, और हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब ने हमेशा मोहब्बत दुनिया में दिया है और वो पैगाम चल रहा है। तो ये आप ये इल्जाम गलत लगा रहे हैं। मस्जिद में सी इबादत होती है और किसी इंटेंशन कुछ अगर है, मंदिर में आप देखिए लोग पूजा करने आते हैं, बाहर निकलते हैं, कोई बात होती है तो ये इल्जाम जी, लेकिन बड़ी तो मैं समझता हूँ सही नहीं है। विषय है ऐसा। शोएब जी इसका जवाब दीजिए। दिल्ली में हो तो जैसे ही रथ यात्रा पहुंचती है मस्जिद के बाहर तो शुरू हो जाता है, कानपुर में हो तो यतीम खाने में जुम्मे की नमाज अदा की जाती है, उसके बाद ये सब कुछ होता है। तो क्यों होता है सर? आप लोग रोकेंगे ना इसको? आप पर अगर ऐसे आरोप लग रहे हैं तो आप ऐसे एग्जाम्पल सेट कीजिए। मैं हमारे वहाँ जो बड़े बड़े लोग रोटियां सेक रहे हैं, मेरी इनसे गुजारिश है कि आप कोई ऐसे बयान ना दें जिससे आम हिंदुस्तानी परेशान हो। आप बयान देते हैं, आम हिंदुस्तानी जज्बात में आके बह जाता है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए जो हम लोग तो बहुत छोटी चीज है। हम अगर बयान देते हैं तो आप लोगों को हिंसा करोगे, आप लोगों को मारोगे। देश के अंदर कानून नहीं है क्या? देश के अंदर कानून नहीं है क्या? क्या न्यायालय नहीं है क्या? सब खत्म हो गया क्या? ये भारत है, कोई सीरिया नहीं है। ये भारत है, कोई सीरिया नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, इस देश में रहना है तो कानून के अनुसार काम करना पड़ेगा, संविधान के अनुसार चलना चाहिए। मैं खुद कह रहा हूँ, ये नहीं कि हिंसा गलत हुई है, जो हिंसा हुई है वो गलत हुई है, जो हिंसा हुई है गलत हुई है, जो हिंसा हुई है गलत हुई है। अरे आप देखिए नुपुर वर्मा,
सुनिए और ये सुनिए नीरज वर्मा को आखिर आप लोग शोएब जी जरा मैं सुनिए, उनकी तरफदारी थोड़ा कर रहा हूं। ऐसे टारगेट आप ही लोग जी। सेट करेंगे, शाहबुद्दीन जी। साहब जैसे लोग जी। ऐसे टारगेट सेट करेंगे, लेकिन यहाँ जब पैरवी हो जाती है तब सवाल खड़े हो जाते हैं। लौट रही हूं आपके पास में, कानपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी श्याम तिवारी भी बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं, वो ताजा हालात की जानकारी देंगे। श्याम, 40 लोगों की पोस्टर लगा दिए गए हैं, 7 लोगों को और जेल भेज दिया गया, और उसमें महत्वपूर्ण यह है कि कुछ हिंदू व्यापारियों की दुकानों के बॉयकॉट की बात भी कही है, उस पर कैसे पुलिस सब संज्ञान ले रही है? बिल्कुल, आपको बता दें कि पुलिस ने 4 एसआईटी का गठन किया। उस 4 एसआईटी में एक एसआईटी इस बात के लिए भी गठित की गई है कि सोशल मीडिया पे जो भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, भड़काऊ बातें शेयर की जा रही है, उन पर नजर रखें। और आपको बता दें कि आज पुलिस ने 8 ऐसे अकाउंट चिन्हित किया और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने का काम भी किया गया। यानी पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन वहीं जिस तरीके से आपको जो क्षेत्र में अमन और चैन लौटता है वो वापस दिख रहा है, वहीं कुछ लोग इस माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि एक बार फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जैसे ऐसे पोस्टर्स जारी किए जा रहे हैं, फेसबुक पर ऐसे जो है मैसेजेस दिए जा रहे हैं। मौलाना शाहबुद्दीन साहब, इस बात का जवाब दे दीजिए। विनोद जी भी ये सवाल पूछ रहे हैं, हिंदू धर्म गुरु चक्रपाणी हमारे साथ में जुड़े हैं, वो भी ये पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों होता है सर? रथ यात्रा जैसे ही मस्जिद के बाहर से निकलती है, उसके बाद फिर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, ऐसा क्यों होता है कि आज भी जैसे ही जुम्मे की नमाज खत्म होती है उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो जाती है? आप धर्मगुरु हैं, आप मौलाना हैं, बड़े अच्छे से इस बात को समझा पाएंगे। टारगेट तो आप लोग सेट करेंगे ना, फिर ऐसा ना हो कि जब बार बार ये ऐसी चीजें कंसिस्टेंटली होंगी, फिर सवाल खड़े होंगे तो आप कहेंगे कि जानबूझकर किया जा रहा है ऐसा। देखिए, एकतरफा बात मत करिए। 2 पहलू होते हैं, हर बात के 2 पहलू होते हैं और दोनों पहलुओं पर नजर रखना चाहिए। और जब ये जुलूस निकला था, दिल्ली की बात आप कर रही हैं, तो दिल्ली के जुलूस में असल है लोगों के पास में कैसे आए, लोगों के पास में तलवारें कहां से आई? ये जुलूस में लोग चल रहे थे तो अपने कंधों पे बंदूक लादे हुए थे, हाथों में तलवारें थी, ये सब पहले से कहां से आ गई? पुलिस इस पर क्यों नजर नहीं रखी हुई थी? हुकूमत की एजेंसियां इस पर हम आपको वीडियो दिखा दें, यहाँ ठेले पर पत्थर कहां से आए थे सर, ये भी बताइए। पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी उन गलियों में जाने की, उस मस्जिद पे जाने की पुलिस ने परमिशन नहीं दी। जी चक्रपाणी जी, जवाब दीजिए। उस गली से क्यों जा रहे थे? उस मस्जिद में घुस करके सपना जी लहराने की जरूरत क्या थी? अब इनसे चुप हो तब तो बोले हो। शाहबुद्दीन जी सुन भी लीजिए, बाकी लोगों को भी सुनिए, डिबेट में बाकी लोग भी हैं। जब मस्जिद देखिए, मौलाना साहब थोड़ा मुझे भी बोलने दीजिए। आप बोलिए चक्रपाणी जी, बोलिए बोलिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, अरे सुन लीजिए, वो बोल ही रहे। हाँ, मौलाना साहब बोलने दीजिए। देखिए, सवाल इस बात का है, आजादी के बाद से ही हम देख रहे हैं मुहर्रम की जुलूस निकलती है, उसमें भी हथी तलवार होता है। आज तक एक भी सपना जी बताइए कि मुहर्रम के जुलूस पर मंदिरों से कभी ईंटे पत्थर चले हों? आज तक नहीं चले होंगे, बल्कि हिंदू उनको जूस पिलाते हैं, उनको जल पिलाते हैं। लेकिन आप जरा देखिए कि एक रामनवमी के दिन रामनवमी का जुलूस होता है, निकलता है, उस पर ईंटे पत्थर मारे जाते हैं मस्जिदों से। आप देखिए, हनुमान जयंती के दिन वो जुलूस निकलता है, शोभा यात्रा निकलता है हनुमान जी का, उस पे मस्जिदों से ईंटा पत्थर मारा जाता है। ये क्या कहेंगे? ये कौन सी, जो मोहम्मद साहब अभी हमारे ये बता रहे थे भाई बैठे हुए, जिसने पूरे जीवन प्रेम का संदेश दिया, आप कौन सी मंत्र देते हो भाई कि शुक्रवार के दिन शाहबुद्दीन जी जवाब दीजिए। पढ़ते हो, पढ़ने के बाद ईंटा पत्थर जब ऐसे बार बार होगा तो सवाल तो खड़े होंगे सर। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ना। स्वामी जी, अब सुनिए बात, जवाब सुनिए। देखिए, बिल्कुल मस्जिद में जब भगवा झंडा लहराया जाएगा, मस्जिद के गुंबद पर चढ़ करके भगवा झंडा लहराने की कोशिश की जाएगी, तो उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर हमला होगा, उनकी शान में गुस्ताखी होगी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे सुनिए, शान में गुस्ताखी तो काशी विश्वनाथ में भी हो रही है। भगवान शिव के शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं। अरे मैं जानता हूँ आप शांत नहीं बैठेंगे मौलाना साहब। आप पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी होगी तो 30 करोड़ मुसलमान जवाब देगा, जरूर जवाब देगा। अरे सुनो, सुनिए मोहम्मद, अरे पार्टी बैकफुट पे आ गई, शाहबुद्दीन जी को बाहर करना पड़ा। शाहबुद्दीन जी देखो, शाहबुद्दीन जी, चक्रपाणी जी सुनिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर इस्लाम की बात पर कोई देखो, समझौता नहीं कर सकते। वहाँ शिवलिंग का अपमान करके मौजूद कर रहे हो आज तुम्हारे। शाहबुद्दीन जी सुन भी लीजिए, मौलाना साहब सुन भी लीजिए। आपको इस बात को कह रहे हैं, अरे मौलाना साहब सुन भी लीजिए, ऐसे एग्रेसिव होने से डिबेट नहीं होगी। पैगंबर इस्लाम
ठीक है, आप नहीं सुनना चाहते हैं, नहीं कर सकते, समझौता नहीं कर सकते, आप नहीं सुन सकते। सुन लीजिए। विनोद जी जरा जवाब देना चाह रहे हैं, विनोद जी जवाब दीजिए, लेकिन उससे पहले शोएब जी का जिक्र करूंगी मैं। मोहम्मद साहब ठीक है, चक्रपाणी जी लौट रहे हैं आपके पास में। भाई ठीक है, जो चला रहे हो ठीक ये है, तो अपमान ही है ठीक ना। है, चक्रपाणी जी 2 मिनट समय दीजिए। शोएब जी आप देख लीजिए, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, लेकिन इस तरीके से क्या एग्रेसिवली इस बात रखी जा सकती है? और क्या पैगंबर जिनका ये लगातार जिक्र कर रहे हैं वो ये कहेंगे कि आप अगर आपकी कोई बात ना माने तो आप ठेले पर ईंट पत्थर लाइए और उसके दौरान फेंकना शुरू कर दीजिए? ऐसा तो नहीं चलेगा सर। सपना जी आप देखिए कि आपके प्लेटफॉर्म का जिस तरह से मिसयूज किया इन्होंने, जिस तरह से लगातार इन्होंने 1 मिनट तक जो है ना हिंदुओं को धमकी दी, देश को धमकी दी, ये डायरेक्ट एक्शन की धमकी है। इस मौलाना के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। जिस तरह से सीधा सीधा इन्होंने जो है ना आज आपकी डिबेट में जिस तरह की बेहुदा बातें करी हैं, अरे भाई पैगंबर मोहम्मद का अपमान वहां नहीं होता कि जब उनके नाम पर जो है ना आप हिंसा करते हो। पैगंबर मोहम्मद का अपमान वहां नहीं होता कि जब आप जो है ना मस्जिद से निकलते के साथ ईंटें पत्थर फेंकते हो। क्या पैगंबर मोहम्मद का अपमान वहां नहीं होता क्या जहां पर के लोगों को सर तन से जुदा करने की बात करते हो? क्या किसी का सर तन से जुदा करना पैगंबर मोहम्मद साहब क्या खुश होंगे क्या? आप मुझे बताइए, क्या यही शांति का धर्म है क्या? ये मुझे लगता है कि ये जो है ना जो इंटरप्रिटेशन जिस तरह से इस्लाम का ये लोग कर रहे हैं ना, ये न सिर्फ इनके लिए बल्कि इस्लाम के लिए भी घातक है। और आगे आने वाली पीढ़ी तो इनसे जो शिक्षा लेके जाएगी जवाब ले लीजिए, कभी सुखी नहीं रह सकती। ठीक है, तो मेरे खिलाफ FIR करा दीजिए। ये किस तरह से चल रहा है? ये किस तरह चिल्ला रहे हैं यार सपना जी? ये इनको इतना बोलने का कुछ तो तमीज होना चाहिए ना। किस तरह से चिल्ला रहे हैं? ये चर्चा चल रही है। मस्जिद है क्या कोई मदरसा है क्या? ये नेशनल टीवी चैनल है। टीवी चैनल पर जिस तरह की बेहुदा बातें ये कर रहे हैं, क्या आपके सुधी दर्शक इसको एक्सेप्ट करेंगे या सारे दर्शकों को ये चुनौती देना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं ये? अगर आपको शाहबुद्दीन जी कानून के अंदर क्या कानून नहीं है इसके अंदर? क्या न्याय व्यवस्था खत्म हो गई क्या? शाहबुद्दीन जी जरा बात सुन लीजिए। ऐसे डिबेट नहीं होगी, किसी को धमकी देकर ऐसे डिबेट नहीं होगी, नहीं होगी। डाउन करना चाहिए। विनोद जी सुनिए मौलाना साहब, विनोद बंसल जी नहीं, शाहबुद्दीन जी टीवी डिबेट शो है और इस पर आप मर्यादा में रहकर बात करेंगे। आप इस तरीके से चिल्लाकर चीखकर किसी पर हावी नहीं हो सकते। सिद्दीकी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोल लीजिए सिद्दीकी जी। और देख लीजिए कि जब इस तरीके से बात होगी, इस तरीके से जब धमकी देकर बात होगी तो बात नहीं एक्सेप्ट होगी, वो कोई भी होगा। जी देखिए, कोई भी इस तरह की बात जो करेगा वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मैं विनोद साहब से गुजारिश के साथ कह रहा हूं कि कोई मजहब इस तरह के हरकत करने की इजाजत नहीं देता है। और हमारे मोहम्मद साहब ने हमें दुनिया में एक मोहब्बत का पैगाम भेजा है। और ये मौलाना शाहबुद्दीन जो है ना, ये तो सीधे बोल रहे हैं। जी सुनिए, और क्या चाहिए? आपने इनको क्यों नहीं रोका? बताइए ना। तो बोल रहे हैं बात ठीक थी, आप इनसे सहमत हैं क्या? बताइए। मैं बोल रहा था, इस्लाम को मानने वाले हैं, मैं बोल रहा मानने वाले हैं। क्या यही आपका इस्लाम सही है, इनका इस्लाम सही है? बताओ ना जरा। सुन लीजिए, मैं मानता हूँ। शोएब जी जरा जल्दी से जवाब दीजिए। सुन तो लिए विनोद जी, बात सुन लिए। जी मैं ये कह रहा हूं कि कोई मजहब ये नहीं सिखाता कि इस तरह हरकतें की जाएं। और ये जो घटना हुई है, ये गलत घटना हुई है, इस पे जांचें चल रही हैं, लेकिन तरह तरह की बातें ना की जाए कि मस्जिद जो साहब जी ने बोला वो सही बोला कि नहीं बोला? जी आप इससे सहमत हैं क्या? यही इस्लाम है क्या? आप बताइए। नहीं, आप मुझे बताइए। चीनी मैं सहमत नहीं हूं। यही जानना चाहते हैं सिद्दीकी जी हम कि इस तरीके से चीखकर चिल्लाकर ऐसे चीजें नहीं हो पाएंगी। माहौल बिगड़े, मुल्क का माहौल बिगड़े। हाँ, माहौल बिगड़े। जिन पैगंबर की हम बात कर रहे हैं के साथ ऐसे बयान के साथ नहीं हूँ जिससे जिन पैगंबर की हम बात कर रहे हैं, मोहब्बत का पैगाम देते रहे। अगर आप टीवी डिबेट शो में बैठकर सुन लीजिए, ऐसे चर्चा नहीं होगी। सुन लीजिए, इस्लाम को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सुन लीजिए, आप भी सुनिए। विनोद जी जरा सुनिए आप भी, और शोएब जी आप भी सुनिए। कोई भी धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म हो जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी ऐसी सीख देते थे कि कोई एक कहे तो आप जरा सुनिए पहले उसको गौर से, उसके बाद कुछ कीजिए। और पैगंबर मोहम्मद भी यही संदेश देते हैं कि आप मोहब्बत से किसी काम को कीजिए। लेकिन मौलाना शाहबुद्दीन जी जिस तरीके से आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ये गलत है। इस तरीके से चर्चा नहीं होती है। और कोई भी अगर आपको लगता है, ये आपको संविधान देता है अधिकार कि अगर कुछ गलत होता है तो आप कानून का दायरा अपनाइए। ऐसे नहीं चिल्ला सकते ना, चीख सकते या पत्थरबाजी कर सकते हैं हम। जी ये जो सर तन से जुदा करने की बात करते हैं, अब उनको वतन से जुदा करने का समय आ गया है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप बिल्कुल सही कह रही हैं।
आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इस मुल्क ने अपनी बात कहने का सबको अधिकार दिया है, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर, लेकिन वो दायरे में रहा नहीं जाता ना सर। दिक्कत ये है कुछ लोग कहते हैं लेकिन उस दायरे को क्रॉस कर जाते हैं। दिक्कत यही है। ठीक है, चक्रपाणी जी भी हमारे साथ में बने हुए हैं। गलत है नहीं, तो क्यों दायरा क्रॉस होता है, ये सवाल है। लौट रहे हैं आपके पास में चक्रपाणी जी। जैसा आप शहाबुद्दीन जी को सुन रहे होंगे, जैसा आप शहाबुद्दीन जी को आप सुन रहे होंगे, सिद्दीकी जी को आप सुन रहे होंगे, तो बार बार ये कह रहे हैं कि जब उकसावे की राजनीति होगी और इस तरीके का माहौल बनाया जाएगा तो ऐसी ही चीजें सामने निकल कर आएंगे। हाँ नहीं, देखिए ऐसा है, मेन बात यह है कि देखो किसी को कोई किसी की भी धार्मिक आहत होता है तो स्वाभाविक रूप से हमारे देखो काशी विश्वनाथ में भगवान जो विश्वेश्वर महादेव के मिला, कभी फव्वारा के नाम पे मजाक उड़ाया जा रहा है, कभी कुछ, हमें बहुत तकलीफ होता है। और हम तो दूसरे की किसी भी धार्मिक भावना को खुद आहत नहीं कर सकते क्योंकि हम खुद धार्मिक है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर हम आहत भी हो रहे हैं तो संवैधानिक तरीके से हम विरोध करेंगे। हम जाहिलों की तरह लेकर के, बंदूक लेकर के और ईटा पत्थर लेके मौलाना साहब पे नहीं चलाने लगेंगे। अगर यही करने लगेंगे तो फिर तो पता चलेगी कुछ रह ही नहीं जाएगा। संविधान का मतलब ही नहीं, कानून की कोई और शासन प्रशासन का कोई मतलब ही नहीं रह पाएगा। तब तो आदिम काल हो जाएगा, डंडा उठाओ और एक दूसरे से लड़ो, अमरो मारो। हर धर्म को अपनाने की इजाजत भारतीय संविधान ही देता है और उसको अगर आपको लगता है कि आहत हुई हैं तो आप कानून का दायरा अपना सकते हैं। लौट रहे हैं आपके पास में, सभी के पास में। श्याम हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। श्याम, 7 और लोगों को जेल भेजा गया, अभी कुछ और लोग हैं जिनके पोस्टर चस्पा दिए गए हैं। पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची और उसमें महत्वपूर्ण ये आप ये बताइए कि फिलहाल कानपुर का माहौल कैसा है जब बॉयकॉट करने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, कानपुर का माहौल आपको बता दें कि धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। पुलिस की धरपकड़ लगातार जारी है। आज भी पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया, इसके अलावा 7 लोगों को आज जेल भेजने का काम किया। उसके अलावा आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से ये होर्डिंग्स बनाई गई, जिसको पुलिस के लोग भी देख रहे हैं और आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं कि इन होर्डिंग्स में दिखाए गए लोगों को कहीं लोगों ने देखा तो नहीं है। और इस होर्डिंग में जो सबसे अहम बात दिख रही है वो ये है कि जिन लोगों के चेहरे इसमें आए हैं उनमें अधिकतर या तो किशोर हैं या तो युवा हैं, यानी कि कम उम्र के जो लोग हैं। इसमें आपको बता दें नाबालिग बच्चे भी क्या कहते हैं कुछ ऐसे हैं जो कि मुंह में कपड़ा बांधे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो हिंसा हुई है इसमें कहीं ना कहीं जो युवाओं को और किशोरों को भड़काने का काम किया गया और इनको छोटे बच्चे तक शामिल हैं। लौट रहे हैं आपके पास में मौलाना साहब, जाते जाते कमेंट आपसे चाहूंगी। देखिए कि क्या तालीम मिल रही है कि छोटे छोटे बच्चे जिनको पेन पेंसिल पकड़ना चाहिए पत्थर लेकर चल रहे हैं। ये नई नस्ल के जो बच्चे हैं और इस तरीके से पत्थर जिस तरीके से आप बता रहे हैं ये गलत है, हम इसका हिमायत नहीं करते हैं। पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन और शांति की तालीम दी और वो पूरी दुनिया के लिए रहमत बन करके आए। वो सब लोगों के लिए रहमत है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के लिए रहमत है। बड़ी हैरानी की बात है, लेकिन शांति की अपील करते हैं, शांति की बात करते हैं, लेकिन ये नन्हे नन्हे बच्चे जिन्हें आपको पढ़ाना चाहिए हिंदुस्तान की खूबसूरती के बारे में, शांति के बारे में, वो पत्थर लेकर इस तरीके से बमबाजी करते हैं, फेंकते हैं पत्थर और ये माहौल बनाते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे खास मेहमानों का, हमारे सहयोगी श्याम तिवारी का जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो बहुत बड़ा सवाल कि आखिर कौन कानपुर को इस तरीके से साजिश फैलाने की कोशिश कर रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।